Hello everyone, this is Dr. Ami welcoming you all on our page Divine 9 Pregnancy Studio and of course सेतु न्यूट्रीकेयर। हमारी जो चैनल है उसमें हम हर एक टाइम किसी एक्सपर्ट के साथ लाइव जाते हैं। तो आज ऐसे ही हमारे साथ एक एक्सपर्ट है डॉक्टर रिद्धि नंदा। She is an Ayurveda nutrition consultant. She cures patient on the basis of Vata, Pitta and Kapha. She believes in the Vedic, our own Vedic science and modern nutrition और उसका रिजल्ट है सेतु न्यूट्रीकेयर एट साइंस सिटी अहमदाबाद। उनका गोल है टू गिव पीपल अ मेडिसिन फ्री लाइफ, राइट। आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी। वैसे तो ये बहुत कॉमन टॉपिक है, राइट, लेकिन एक एक्सपर्ट के साथ जानेंगे कि ये कॉमन होते हुए भी बहुत मिथ्स है, बहुत क्वेश्चंस है इसके रिलेटेड, जिसके आंसर हम रिद्धि से लेंगे। सो रिद्धि, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। सो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं हम प्लानिंग फेज से। प्लानिंग फेज प्रेगनेंसी का वो फेज है जो यूजुअली इग्नोर फेज है। लोगों को पता नहीं है कि वो ये फेज अगर स्मूथ है, ये फेज अगर बैलेंस है तो अपने आप स्मूथ प्रेगनेंसी कैरी हो सकती है। तो रिद्धि, आप हमें बताइए, जो प्लानिंग फेज है उसमें फूड, न्यूट्रिशन या लाइफस्टाइल कैसे वर्क करता है? जो प्लानिंग फेज के मतलब आजकल हम देखते हैं कि पीसीओएस है, एक्सेसिव ओबेसिटी है, थायराइड प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है, बहुत कॉमन है, राइट। अगर ये सारी चीजें अपने आप में बैलेंस हो जाती है तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी जर्नी स्मूथ होगी ही। तो इसके बारे में कुछ टिप्स दीजिए, कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए हमारी लाइफ में चेंजेस? For sure. If you don't mind, Dr. Ami, let me just start it with a very basic example. जो आपके जो तीनों phases है, basically आपने बहुत ही interesting topic दिया है. This is one of my most favorite topic. Before, during and post pregnancy. उसका एक simple example अगर मैं देती हूँ समझाने के लिए, that is a plant. Imagine कि हमें कोई plant grow करना है या plant लगाना है, तो सबसे पहले हम क्या चूज करेंगे? फर्टाइल मिट्टी। हम कोई भी जैसी तैसी मिट्टी भी नहीं उठाएंगे। एंड लाइक यू सेड, सीड्स कैसी क्वालिटी के? ऑफ कोर्स बेस्ट क्वालिटी के। नाउ अप्लाई दैट एग्जांपल टू द प्री प्रेगनेंसी। आपको प्रेगनेंसी के पहले तैयारी करनी है, मतलब जो सीड्स है, जो मिट्टी है, उसके ऊपर वर्क करना है। सो मिट्टी यानी क्या? दैट इज फीमेल का बॉडी। फीमेल का बॉडी जितना फर्टाइल होगा, फिर वहां पे जो सीड होगा, सो व्हाट इज द सीड? स्पर्म एंड ओवम का मैटिंग होगा एंड यूटेरस में इम्प्लांटेशन होगा। सो वो जो मिट्टी है दैट इज फीमेल का बॉडी। अगर फीमेल का बॉडी हेल्दी होगा तभी हेल्दी प्रेगनेंसी आगे बढ़ पाएगी। यूजुअली आज के जमाने में देखा जाता है कि विद द प्रेगनेंसी फीमेल हैज लाइक लॉट ऑफ कंप्लेंट्स। आई वुड से या आई वुड बी सेइंग कि मैं सारी अपनी प्रेग्नेंट फीमेल्स को बोलती हूँ कि प्रेगनेंसी इज अ फिजियोलॉजिकल चेंज, नॉट अ पैथोफिजियोलॉजिकल चेंज। यानी ये बॉडी का नॉर्मल फेज है, एबनॉर्मल नहीं है। दिस इज नॉट अ डिजीज। आपको प्रेगनेंसी की डिमांड के हिसाब से सप्लाई करना रहेगा तो आपकी प्रेगनेंसी एब्सोल्युटली नॉर्मल जाएगी। बट वो सब कुछ तब होगा जब उसका इनिशियल फेज प्रॉपरली जाएगा। सो बेस्ट क्वालिटी की मिट्टी, बेस्ट क्वालिटी के सीड्स, इम्प्लांटेशन और फिर 9 महीने तक उसका प्रॉपर ग्रोथ। तो आपका फीटस भी हेल्दी, आप भी हेल्दी, एंड पोस्ट प्रेगनेंसी अपने आप जो लैक्टेशन वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत अच्छे से टेकल हो जाएंगे। सो द रूट, इफ वी आर सीडिंग वेरी प्रॉपरली तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है, दैट इज योर आहार विहार। आहार यानी आपकी फूड पैटर्न, विहार यानी आपकी लाइफस्टाइल पैटर्न। So I'll always suggest all my clients who comes for the pre-pregnancy कि at least 3 months before you
यू नो आप जब भी फैमिली प्लानिंग करते हो, पहले बोथ द पेरेंट्स, male and female, both the partners should follow a healthy, well balanced lifestyle, not just a healthy food. You know, I'm sure Dr. Amma, you must be knowing, आजकल healthy food करके लोग क्या खाते हैं? ओट्स के कुकीज, वो instant ready to eat oats, you know, या mueslis या cornflakes, flax seeds, absolutely right. So मखाना, absolutely. So the whole lifestyle. So जब हम lifestyle के बारे में बात करते हैं, कौन से टाइम पे सोते हो, कौन से टाइम पे उठते हो, आई एम नॉट सेइंग कितने घंटे की नींद लेते हो, कौन से टाइम पे, क्योंकि हमारा बॉडी सन एंड मून से जुड़ा हुआ है. सो प्रॉपर टाइम पे सोना, प्रॉपर टाइम पे उठना, पूरे दिन में एटलीस्ट 45 मिनट्स का कुछ योग कर लो, प्राणायाम कर लो. प्राणायाम यानी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगा. एंड जो भी फीमेल्स को मोस्टली आजकल देखा जाता है, हमारे जैसे हेल्दी फैमिली से आने वाली फीमेल्स में, इट इज अ वेरी शेमफुल सिचुएशन ऑल्सो. लोगों की हीमोग्लोबिन फीमेल्स के काफी कम हो रहे हैं, because we are so much into the refined food all the time. We are not eating properly, जो हमें एक्चुअली प्रॉपर हीमोग्लोबिन भी सप्लाई कर सके. सो राइट टाइम पे खाना, राइट टाइम पे सोना, राइट टाइम पे उठना, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी होना, प्रॉपर वाटर इनटेक होना, ये सारी चीजें हमें हेल्दी करेगी. तो आपकी अगर पहले की लाइफस्टाइल भी थोड़ी इधर उधर होगी तो बैलेंस में विद इन 3 months तो आ ही जाएगा. थोड़ा प्राणायाम मेडिटेशन से आपका स्ट्रेस भी बैलेंस हो जाएगा. Within this 3 months, now your fertility would have improved quite a bit. फिर जब आप फैमिली प्लानिंग करोगे तो in no time you get the result. एंड फिर वो सारे प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं कि ओव्यूलेशन स्टडी करना पड़ता है, वो परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है कि हम इतने मंथ से प्लानिंग कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है. आई बीन ऑलवेज टॉकिंग टू अ गायनेकोलॉजिस्ट के आजकल ये जो सारे इनफर्टिलिटी के इश्यूज है, क्या वो सही में कोई प्रॉब्लम है? ट्रस्ट मी, व्हाट दे से इज कि 50 to 60% इज ओनली psychological. Yes, I do believe because I am practicing gynecology too, so I do believe this is only psychology. and ये जो बोल रही है कभी this is stress induced. Absolutely. Right? Yes. So आपकी बॉडी में ही फर्टिलिटी प्रॉपर नहीं होगी तो फिर जो आप रिप्रोडक्शन करना चाहते हो, आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे अच्छी वर्क करेगी? एक्चुअली बहुत बेस हम मिस कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं फिर ट्रीटमेंट बहुत एडवांस हो जाती है. IUI, IVF and lot of ovulation study and lot of pressure and lot of stress, lot of medicines involvement. So I must say that you have been doing a very ethical practice and that's why आप लोगों के सामने ये रख रहे हो. So gynecologist डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स पे वर्क करो तब इजीली कंसीव कर लो. सो आई गेस तो लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स पे वर्क करेंगे तो प्रेगनेंसी तो एक बार अच्छी कंसीव हो ही गई. व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअली जब आपने प्रेगनेंसी के न्यूज आ गए, so what do you think, what sort of the complaints, what sort of questions you are frequently getting? Based on that I can answer. Yes, Riddhi. जैसे प्लानिंग फेज के बारे में हमने डिस्कस किया. I do believe I am a certified गर्भ संस्कार ट्रेनर. और प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट होती है जब पहली बार आपने सोचा कि yes, this is the time to expand my family. नहीं कि जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई. पहली बार आपने सोचा कि yes, अब मम्मी पापा बनना है. आपकी जर्नी, आपकी पेरेंटहुड जर्नी वहीं से स्टार्ट हो जाती है. राइट. इवन इन गर्भ संस्कार ये जो आपने आहार विहार बोला उसका ये एक पार्ट है. तो डेफिनेटली कपल शुड थिंक अबाउट दिस. एब्सोल्युटली. ओके. अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मोस्टली कंप्लेंट्स आती है नॉशिया, वॉमिटिंग, गैस, एसिडिटी. हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से दिस इज क्वाइट कॉमन. थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन कभी-कभी बहुत मतलब इवन आफ्टर 3 months 4 months पेशेंट यही कंप्लेंट के साथ है. यूजुअली आफ्टर 3 months ये सारी कंप्लेंट थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता. तो उसमें आप कौन सी फूड टिप्स या लाइफस्टाइल टिप्स आप दोगे?
सो आई थिंक जो आप कंप्लेंट्स के बारे में बोल रहे हो, आई कैन डेफिनेटली को रिलेट, बिकॉज जो जहाँ पे यू नो हमारे पूर्वज जो बोलते थे कि इसकी तो हेड ही ऐसी है, या फिर सो व्हाट दे मीन इज, सो आयुर्वेदा सिंपली फॉर्मुलेट्स द बॉडी इनटू 3 दोषास, वात पित्त कफ। कुछ शुरू से ही जिसकी दोषा अगर पित्त डिस्टर्ब है तो उनको ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स तक रहते हैं। सो अगर जैसे हमने अभी बात करी कि प्री प्रेगनेंसी इफ दे वर्क ऑन बैलेंसिंग देयर दोषा, इफ दे वर्क ऑन देयर फूड एंड लाइफस्टाइल, तो फिर ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो काफी फीमेल्स को पूरे प्रेगनेंसी तक रहते हैं, तो आई थिंक वी कैन क्योर इट लाइक अराउंड 80-85%। एंड बाकी जो नॉर्मल फर्स्ट 3 मंथ्स वाले जो प्रॉब्लम्स है, सो दैट इज जस्ट द हार्मोनल फ्लक्चुएशन, बिकॉज फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स योर बॉडी इज गेटिंग रेडी। ऑल ऑफ ए सडन यू नो यूटेरस में इम्प्लांटेशन हो जाता है एंड बॉडी को पता भी नहीं होता है, तो बॉडी टेक्स एटलीस्ट 3 मंथ्स टू गेट सेटल्ड विद दैट। एंड उसमें मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं। ये क्यों होते हैं? बिकॉज ओवरनाइट व्हेन वी फॉल अस्लीप, बेबी का सबसे ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वहीं पे होता है। एंड यूजुअली लोगों के जो ब्रेकफास्ट है ना, दैट इज वेरी रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू नो हम गुजरात में है, तो आई गिव द गुजरात का फर्स्ट एग्जाम्पल कि जैसे सुबह उठ के खा लिया चाय एंड खाखरा, यू नो दैट्स वेरी वेरी कॉमन प्रैक्टिस। चाय एंड बिस्किट खा ली, चाय एंड टोस्ट खा लिया, यू नो ऑल दिस पैकेटेड फूड। सो रिफाइंड फूड आपके पित्त एंड वात को और इम्बैलेंस करेगा। हैव द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। That means not a nibbling. There is a difference between nibbling and small frequent meals. So small frequent meals like eating every 2 to 2.5 hours. थोड़ा, because यहाँ पे मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि आपका बॉडी पूरा फिटनेस पे फोकस्ड है, राइट? सो थोड़ा खाएंगे तो वो इजीली डाइजेस्ट कर लेगा। एंड यहाँ पे एक्चुअली फर्स्ट 3 मंथ्स में सिर्फ सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट कैलोरीज की उतनी नहीं होती है, बट विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ऑक्सीजन सप्लाई इसकी ज्यादा होती है। सो अगर आप राइट क्वालिटी फूड खाओगे राइट टाइम पे, राइट कॉम्बिनेशन में, एंड सीजन को कभी नहीं भूलना चाहिए, तो क्या होगा कि आपको ये जो सारे प्रॉब्लम्स है वो कभी नहीं होंगे। So if I give you a quick example, like you know the breakfast should be very very healthy, let's say, and first initial 3 months में what Ayurveda says कि हमें गरम फूड यानी गरम प्रकृति का फूड, you know heating food जिसको हम बोलते हैं। So heating food में जैसे बाजरी आ गया, you know that we really don't suggest कि initially 3 months में आप खाओ। you know heavy to digest food भी मत खाओ, जैसे राजमा हो गया, उड़द दाल हो गया, all that thing। तो कैसा ब्रेकफास्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मूंग दाल का चिल्ला है, फिर वेजिटेबल पोहा हो गया, वेजिटेबल दलिया हो गया। सो जितना होलसम फूड खाएंगे उतना ही ज्यादा बॉडी न्यूट्रिएंट्स लेगा एंड वो डाइजेस्ट होने में एकदम इजी टू डाइजेस्ट है। सो आपके बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। सो अवॉइड हैविंग रिफाइंड फूड, अवॉइड हैविंग टी एंड ब्रेकफास्ट टुगेदर। Okay. Something new to know. Okay, so tea and breakfast together actually वो bloat करता है, indigestion करता है, and actually iron absorption को करता है। So iron, folic acid, vitamin B12, let's say ये सारे हम ऐसे अच्छे हेल्दी फूड खा रहे हैं, उसके साथ में टी एंड कॉफी जा रहा है, तो एब्जॉर्प्शन डेफिनेटली हिंडर होगा, राइट? सो ब्रेकफास्ट आपको टी है वो विद द ब्रेकफास्ट भी नहीं लेनी है, एंड टी कॉफी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग भी नहीं लेना है। अगर टी कॉफी सबसे पहले उठ के यू नो आजकल बेड टी एंड बेड कॉफी का वो है, तो वो करोगे तो भी नोजिया, वॉमिटिंग, वो सब कुछ बढ़ेगा, बिकॉज वो पित्त बढ़ाता है ना, आपका वात भी डिस्टर्ब करता है। सो द फर्स्ट फूड शुड बी वेरी अल्कलाइन इन नेचर। फिर आप 1-2 घंटे के बाद चाय या कॉफी ले सकते हो। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एंडिंग देयर प्रीवियस नाइट प्रॉपरली एंड नॉट स्टार्टिंग देयर डे प्रॉपरली। दिस इज व्हाई दे आर हैविंग दिस इश्यूज। एंड बाकी जो होता है दैट इज जस्ट अ नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस, सो यू जस्ट हैव टू बी विद दैट
रादर डाइवर्ट योर माइंड, डू नॉट स्टे इन द हाउस ऑल द टाइम। मोस्टली ये भी मैंने देखा है फीमेल्स का कि वो इतना बहुत ज्यादा घर में बोलते बस आराम करो आराम करो आराम करो, एंड वो एब्सोल्युटली, एंड दे आर ऑलवेज लाइक वी हैव बीन हियरिंग के खाली दिमाग शैतान का घर टाइप। सो बहुत ज्यादा थॉट्स भी आते कि क्या होगा, थोड़ी नर्वसनेस भी होती है, क्या हो रहा होगा, एम आई डूइंग राइट, एम आई नॉट डूइंग राइट, एंड पूरे टाइम आप खाली बैठोगे तो वो हॉर्मोन्स आपके ऊपर हैवी हो जाएंगे। सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट हैव अ प्रॉपर I think busy lifestyle, right? And keep some time for yourself and for the baby, जहाँ पे आप spiritually थोड़ा कुछ कर रहे हो। You can take a guidance of like Dr. Ame for the the गर्भ संस्कार, जहाँ पे वो ज्यादा आपको educate कर पाए। And every 2 to 2.5 hour में थोड़ा फूड खाइए। स्नैकिंग, पैकेट फूड नहीं होना चाहिए, दिन में मिनिमम 2 fruits you can snack on। फिर जैसे फॉर एग्जांपल रोस्टेड मखाना है, रोस्टेड चना है, 2 to 3 dates are not heating in nature, figs है, फिर श्रीफल है, ये सारी चीजें डेफिनेटली दे कैन टेक। तो फिर कोई प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड लेट नाइट तक आजकल ये जो फीमेल्स करने लगी Amazon एंड नेटफ्लिक्स एंड ऑल दैट थिंग, सो यस, रात को देर तक जगने की वजह से भी नोजिया, वॉमिटिंग एंड हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ते हैं। सो दैट इज व्हाई अगेन द होल थिंग गोज टू देयर, आपकी प्रॉपर लाइफस्टाइल एंड the food habits, it comes to that only. So I think that is what I would suggest to all the viewers, that you should be having a proper lifestyle and food habits, and if you are not something who can really understand all these things, then you should go to a nutritionist, you should go to a Garb Sanskar expert, and always talk to your baby. I think that is also very, very important thing. Yeah. Very informative, Riddhi. See, viewers, something new to know, right? See, ये चीज क्या है, मतलब ऑलरेडी हमें पता होती है, लेकिन हम थोड़ा इग्नोर करते कि नहीं चलता है, नहीं। See, अगर थोड़े से ये जो 9 महीने हैं, this is very precious। तो अगर कुछ बातें हम ध्यान में रखते हैं तो it will like festival, right? ऐसा नहीं है कि हाँ घर पे रहना है, कुछ नहीं करना है, आराम करना है। No, you should enjoy your pregnancy with this small changes। One more important question, रिद्धि, जो बहुत हम लोग फेस करते हैं, मदर का वेट गेन ऐसे होता है, फास्ट होता है, राइट? लेकिन बेबी का वेट गेन नहीं होता है। अगेन इवन आफ्टर टेकिंग सारे सप्लीमेंट्स, अच्छा हेल्दी फूड खा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आता है कि हाँ बेबी का वेट या बेबी का ग्रोथ थोड़ा रिटार्डेड क्यों होता है, जबकि मदर का वेट तो अच्छे से बढ़ रहा है। क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। सो आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल का इश्यू है, जब फीमेल कंसीव करते हैं तो उनको ऐसा लगता है मुझे बस 2 जनों के लिए खाना है। सो दे आर ऑलवेज ओवर ईटिंग, बट वहां पे क्वांटिटी है बट क्वालिटी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि घर का खाना यानी हेल्दी, बाहर का खाना यानी अनहेल्दी। डेफिनेटली इट इज ट्रू, बट घर के खाने में जैसे पूरे दिन सिर्फ हम व्हीट राइस करते रहेंगे तो वो सिर्फ कैलोरी लोड कर रहा है, इसलिए मदर का वेट गेन हो रहा है, बट बेबी को तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। सो फीमेल को मोर ऑफ द सोर्सेस की वैरायटीज लेनी चाहिए। व्हीट राइस के अलावा जौ, ज्वार, रागी, राजगिरा, किनवा, ओट्स, ये सारी चीजों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। स्नैकिंग में डिफरेंट चीज स्नैकिंग करनी चाहिए। सो इफ यू हैव अ वेल हेल्दी, वेल बैलेंस्ड फुल डे विद द लॉट ऑफ वेराइटीज, देन फीमेल का वेट गेन नहीं होगा उतना जो नॉर्मल लिमिट से बाहर है। 10 to 12 kg इज वेरी नॉर्मल, राइट? बट उसके बाहर तभी होता है व्हेन यू आर मोर फोकसिंग अपॉन द क्वांटिटी एंड नॉट फोकसिंग अपॉन द क्वालिटी। बिकॉज बच्चे को एक्चुअली 3rd ट्राइमेस्टर के पहले कैलोरी से कोई लेना देना ही नहीं है। इट्स मोर अबाउट द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड द प्रोटीन। एंड कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, आई रियली वांट टू टेक दिस पॉइंट, प्रोटीन पाउडर लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आजकल राइट एंड लेफ्ट प्रिस्क्राइब हो रहे हैं प्रोटीन पाउडर, वही लोग ले सकते हैं जो फिजिकली बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं या एक्टिव है। तो हम तो प्रेगनेंसी में और इनएक्टिव हो रहे हैं,
तो वो जो प्रोटीन पाउडर है वो सिर्फ फैट में ही कन्वर्ट हो रहा है. डू नॉट टेक एनी प्रोटीन पाउडर, रादर नेचुरल प्रोटीन सोर्सेज आप डेफिनेटली बढ़ा सकते हो, बिकॉज वो बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. सो ऑल इन ऑल आई वुड से अगर आपकी राइट फूड जा रहा है ना, तो फीमेल का जितना वेट बढ़ना चाहिए उतना बढ़ेगा एंड बेबी का बहुत अच्छा बढ़ेगा, यू नो. सो पहले क्यों 3.5 किलो 4 किलो के बेबी आते थे? बिकॉज दे वर ईटिंग राइट एंड कहीं ना कहीं वी आर नॉट ईटिंग राइट. So is there homemade paneer is good for gaining the Absolutely, yes, absolutely. So homemade पनीर है, then all the pulses है, दालें हैं, जैसे मैंने बोला रोस्टेड चना है, रोस्टेड नट्स है, मिक्स सीड्स है, ये सारी चीजें आर फुल ऑफ यू नो द प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स. सो द बैलेंस न्यूट्रिएंट्स जाएंगे तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगा ही. एब्सोल्युटली. सो कम आउट ऑफ दैट व्हीट एंड राइस वाला फंडा. एंड द वन क्विक टिप इज, अगर फीमेल को ज्यादा वेट गेन नहीं करना है तो हैव अ 1 grain at a time. 1 grain at a time. रोटी, सब्जी, दाल, चावल, पापड़, अचार सब कुछ लेके बैठेंगे, बॉडी कैन नॉट मेटाबोलाइज सो मच. रोटी खाते हो तो राइस स्किप करो, राइस खाते हो तो रोटी स्किप करो, फिर वो दूसरे टाइम पे ले लो, यू नो. सो एवरी 2 आवर्स खाओगे थोड़ा करके, तो आपका वेट गेन नहीं होगा. ओके, वेरी इंफॉर्मेटिव. सो इजी कंसेप्शन हो गया, स्मूथ प्रेगनेंसी जर्नी भी खत्म हो गई. अब आती है पोस्टपार्टम जर्नी, मतलब आफ्टर डिलीवरी की जर्नी. ठीक है. सी, ये वही अगेन इसमें हम सिर्फ फोकस करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग पे या बेबी के ग्रोथ पे. मदर कहीं ना कहीं पे लिटिल बिट थोड़ी सी इग्नोर हो जाती है इस टाइम पे, राइट. लेकिन ये यही पीरियड है तब, मतलब प्रेगनेंसी में जितनी ज्यादा जरूरत होती है मदर को न्यूट्रिशन की, उतनी ही ज्यादा जरूरत होती है ड्यूरिंग दिस लैक्टेशन पीरियड, राइट. ओके रिद्धि, सो हमने इजी कंसेप्शन देख लिया, हमारी प्रेगनेंसी जर्नी भी बहुत स्मूथ हो गई आपके साथ. अब आती है पोस्टपार्टम जर्नी, मतलब आफ्टर डिलीवरी जो केयर लेनी है, जो हमें ध्यान रखना है, जो लैक्टेशन पीरियड है उसको संभालना है. इस पीरियड में क्या होता है कि यूजुअली फैमिली का सारा फोकस बेबी पे कन्वर्ट हो जाता है. तो जो मदर पॉइंट ऑफ व्यू, ये पीरियड उसके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रेगनेंसी में उसको जरूरी, जितना न्यूट्रिशन जरूरी था, जितना उसको आराम चाहिए या केयर चाहिए, ये पीरियड उतना ही इम्पोर्टेंट है. लेकिन कहीं ना कहीं ये पीरियड में कुछ ना कुछ लैकिंग होता है. तो इस पीरियड में मतलब क्या आप सजेस्ट करते हो, कौन सी फूड हैबिट्स है जिससे ब्रेस्ट मिल्क मतलब जो है उसकी क्वालिटी क्वांटिटी वो भी अच्छी हो, जो मदर है उसकी एनर्जी मेंटेन हो, या फिर जो उसको जो एनर्जी रिगेन करनी है, ओरिजिनल साइज शेप में आना है, जो हर एक का ड्रीम होता है सबसे बड़ा, राइट. कि हाँ मैं पहले जैसी कब हो जाऊंगी, तो उस वजह से वो कहीं ना कहीं अपनी फूड क्वालिटी या क्वांटिटी के ऊपर वो टेम्पर होता है. तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि क्या ध्यान रखना है इस पीरियड में? क्योंकि मैंने देखा है पोस्टपार्टम रिद्धि को जो बहुत चबी थी, और आज देख रही हूँ कि आज क्या रिद्धि है. तो जस्ट गिव सम सजेशन. आई थिंक इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. तो डेफिनेटली हम कभी कभी इम्पेशेंट हो जाते हैं एज अ फीमेल्स कि यार प्रेगनेंसी में ऐसे बढ़ रहे हैं. फिर एक टाइम आता है कि खुद को देखना भी अच्छा नहीं लगता. बट इट इज जस्ट अ नॉर्मल टाइम जहाँ पे हमें थोड़े टाइम तक अपने बॉडी के शेप को लेके लो फील करने की जरूरत नहीं है. देखो, पहले प्रेगनेंसी में इतना केयर क्यों होता है? क्योंकि बच्चा आपके अंदर है, आपके अंदर बन रहा है. तो क्यों हम ये भूल जाते हैं कि जब बच्चा बाहर आता है तो भी बच्चा तो सिर्फ मदर के ऊपर ही डिपेंडेंट है फॉर द फुल 6 months. सो फर्क तो सिर्फ इतना ही पड़ा है ना कि वहां पे अंदर अपने आप वो न्यूट्रिशन ले लेता था, अभी वो बाहर आया है, हमें न्यूट्रिएंट्स ब्रेस्ट फीडिंग से देना है. तो जैसा आप खाओगे वैसा ही बेबी को मिलेगा. तो सिंपली दिस फर्स्ट 6 months आर वेरी 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 क्रूशियल. जितना पोषण वाला खाना आप खाओगे उतना ही ज्यादा बेबी का अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, बेबी बीमार नहीं पड़ेगा, आपका स्ट्रेस वैसे भी कम होता जाएगा. एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये लैक्टेशन पीरियड है ना, हमारे फीमेल्स के लिए एक वरदान है. क्योंकि भगवान ने क्या बना के रखा है, जितना ज्यादा आप बेबी को फीड कराओगे
उतना ही ज्यादा आपके हॉर्मोन्स उस हिसाब से बनेंगे कि आपका यूटेरस जो ऐसे फुला हुआ है धीरे 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 इट विल गो बैक टू द शेप. Every time when you breastfeed, minimum 300 to 400 calories burn होती है. Wow. तो as a females, you should always think कि you should encourage yourself कि मुझे और breastfeed करवाना है. भले आपका मोटिवेशन फिर वेट लॉस ही क्यों ना हो, सो आप ज्यादा खाओगे, आप अच्छा खाओगे तो आप मोटे नहीं होगे, बट बेबी को न्यूट्रिएंट्स दोगे एंड आप धीरे धीरे आपका फैट लॉस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा. एंड इनिशियली फर्स्ट मंथ तो स्पेशली घी खाने में वो जो सारे वसाने होते हैं, मेथी के लड्डू होते हैं, गोंद पाक होता है, जो भी हमारा ट्रेडिशन से सालों से आ रहा है उसको हमें नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज वो सारी चीजें हमें बैक टू शेप जाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है. मिल्क सिक्रेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है. आजकल मैंने ये भी देखा है कि सी सेक्शन ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो वहां पे गायनेकोलॉजिस्ट बिल्कुल बोलते बिल्कुल घी नहीं खाना है. I actually do not agree with this point. मेरी दोनों CS हुई थी डिलीवरी, एंड दोनों डिलीवरी के बाद ही 10 दिन मैंने रिस्ट्रिक्ट किया था. 10 दिन के बाद मैंने घी अच्छा खासा खाने का स्टार्ट किया था. ट्रस्ट मी, जो मैं लोगों को सुनती हूँ कि बैक पेन बिकॉज मेरा CS हुआ, मुझे कभी, मेरी फर्स्ट डॉटर शी इज 10 years old, द सेकेंड बच्चा इज 2 years old, आज तक कभी मेरे को बैक पेन का इश्यू नहीं है. So if you eat right, properly, and आपका again lifestyle, so उसमें सनलाइट हो गया, मूनलाइट हो गया, थोड़ा थोड़ा वॉकिंग हो गया, आपकी अगेन वो प्रेगनेंसी के जैसा ही जाएगा. स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, ऐसा भर भर के खाना. मैंने देखा है कि राइट आफ्टर द डिलीवरी क्या ऑफर होता है, जब भी खाना अलाउ करते हैं डॉक्टर्स, पार्ले जी के बिस्किट एंड चाय शुरू हो गया, रोटी सब्जी चावल पे शुरू हो गया. तो ये सारे फूड आर एक्चुअली इन्फ्लामेटरी. सो द एक्चुअल फंडा इज व्हाट, कि प्रेगनेंसी में ठंडी प्रकृति वाला खाना खाना है, प्रेगनेंसी के बाद गर्म प्रकृति का, हीटिंग नेचर का खाना. बाजरी है, राजगिरा है, रागी विच इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पपीता है. अगर हम उसमें ऑरेंज जूसेस एंड ये सारे चीजें खाने, जो लोग आजकल खा पी रहे हैं, वो एक्चुअली बॉडी को बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हैं. जितना बॉडी ठंडा होता जाएगा उतना फैट अक्यूमुलेट होता जाएगा. खाने का ही बहुत बड़ा रोल है. कहीं ना कहीं मॉडर्न लाइफस्टाइल में पोस्ट डिलीवरी राइट फूड नहीं जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि हॉस्पिटल से ही खाना आ रहा है. तो जो बाकी सारे पेशेंट्स के लिए बन रहा है वही सब डिलीवरी के बाद भी फीमेल्स को वही खाना दिया जा रहा है. दैट्स रियली नॉट प्रॉपर. सो जब डिलीवरी के बाद जो फीमेल्स को खाना खिलाना होता है वो घर से बना हुआ स्पेशली होना चाहिए, जिसमें बाजरे की राब है, रागी की राब है, सूंठ गंढोड़ा जो हो गया, फिर वो जो श्रीफल खाते हैं, फिर वो जो सुआ दाना होता है, ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. एंड आई ट्रूली बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स. हमने कहीं ना कहीं अपना जो पुराना जो नॉलेज है उसको हमने गवा दिया है. तो इट इज अ हाई टाइम, वी शुड गेट बैक टू अवर नॉर्मल ट्रेडिशनल फूड विच वर्क्स एज अ फंक्शनल फूड कहीं ना कहीं. तो आप, आई डोंट थिंक anyone can stop you from going back to your normal shape. Rather, मुझे ऐसा बोलते कि प्रेगनेंसी के पहले से ज्यादा अब अच्छी लग रही है. Those are the compliments I get. So प्रेगनेंसी हमारे लिए वरदान ही है, एंड हम उसको ऐसा यूज करें तो प्रेगनेंसी से कभी कोई कंप्लेंट्स नहीं होंगे, ना आपके स्किन के ऊपर, ना आपके शेप के ऊपर, ना आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर, ना आपकी एज के ऊपर. एंड इट रियली वर्क्स ऑन पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो बोलते हैं. एब्सोल्युटली. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. आप अगर उसको रेजिस्ट ना करो, आप इसको समझ लो कि हाँ 6-8 महीने में आई विल गो बैक टू माय नॉर्मल शेप, तो आपको डिप्रेस नहीं करेगा. ठीक है. तो वो कहीं ना कहीं जब हमें आगे मौका मिलेगा, अगर आप हमें आगे मौका दोगे, तो विल डेफिनेटली लाइक टू कवर अप द पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड न्यूट्रिशन का. बिकॉज all I can say is कि मेरी first pregnancy के बाद में I was into the postpartum depression, so I have witnessed, right? So you have also witnessed. So I think we are the the witnessed and victims rather. So we can talk about it and we can help a lot of females to
prevent themselves from not going to the postpartum depression. So definitely we can plan out some session on that, and I guess that's it from my side. Okay, viewers. So today's session, I must say, it is very informative and very interesting, right? So this is Dr. Ami, a certified Garbha Sanskar trainer from Divine Nine Pregnancy Studio. Do like, share, and subscribe our channel. आज के topic के related, if you have any questions, just write down in the comment section. We will definitely revert back very soon. Thank you so much. Thank you.